Good morning, students. Welcome. I am Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College, सीकर। आज हम सेकेंड ईयर का 202 सब्जेक्ट जो कि है हमारा सर्किट एनालिसिस उसको स्टार्ट करेंगे। सर्किट एनालिसिस के अंदर हमारे 7 यूनिट्स हैं, 6 to 7 यूनिट्स हैं। सर्किट एनालिसिस का मतलब होता है कि वो सर्किट एनालिसिस एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनके अंदर किस तरीके के कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, उन कंपोनेंट्स का रिस्पॉन्स आउटपुट वोल्टेज करंट किस तरीके से वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट, और क्या क्या उनके सॉल्व करने के तरीके होते हैं। डिफरेंट तरीके की हम थियरम्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ हम डेरिवेशंस यूज़ करेंगे, 2 पोर्ट नेटवर्क यूज़ करेंगे, टाइम डोमेन फ्रिक्वेंसी डोमेन में वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सब की स्टडी इस यूनिट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर की जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं जो कि है हमारी जनरल नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में। इसका हमने फर्स्ट टॉपिक बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स को स्टार्ट किया है कि आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर या 12th के अंदर भी आपने रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन ये सब आपके अब फिर से यूज़ आएंगे, तो मैं एक सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो में ब्रीफ आइडिया दूंगी कि किस तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, क्या क्या उनके वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टर की। रेजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि धारा की किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग मटेरियल से। कंडक्टिंग का मतलब होता है एक अच्छा चालक। तो उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उस करंट के फ्लो को, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। उस रोकने की प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधक क्षमता, या उसे ही बोलते हैं रेजिस्टर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि अपने अंदर से, मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो भी करंट अपने अंदर से फ्लो हो रहा है मटेरियल के अंदर से, उसके फ्लो को रोक देता है बीच बीच में, मतलब उसके फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को के बीच में एक अवरुद्ध पैदा कर देता है। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, तो हमें ओम्स लॉ हम सब ने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज किसी भी मटेरियल के अक्रॉस, कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा उसी रेशो के अंदर करंट भी चेंज होगा। अगर किसी मटेरियल के अंदर से आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उस मटेरियल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध को डिफाइन किया जाएगा R इज टू वी अपॉन आई, या फिर हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि अगर इस x डायरेक्शन में हमने वोल्टेज लिया है और y डायरेक्शन में हमने I लिया है, करंट लिया है, तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा उसी रेशो में करंट भी चेंज होगा और एक हमें लीनियर स्लोप, लीनियर ग्राफ हमें मिल जाएगा। उसी ग्राफ के स्लोप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे करंट फ्लो होगा किसी भी मटेरियल से, तो वो करंट और वोल्टेज की वजह से वो रेजिस्टर पावर को भी एब्जॉर्ब करेगा। पावर एब्जॉर्ब को डिफाइन किया जाता है P से। P इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, तो जिसे हम P इक्वल्स टू वी आई कहते हैं। जैसे कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हमारा पावर हो जाएगा P इक्वल्स टू वी इंटू आई। V इक्वल्स टू आई आर, तो P की वैल्यू हो जाएगी V इंटू वी बाई आर। तो इसके अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। अब यहीं पे अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर V की जगह डायरेक्ट आई आर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो पावर का एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, वो बताएगा आई स्क्वायर इंटू आर। पावर को हम वाट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पावर का मतलब ही यही होता है शक्ति, या फिर शक्ति तो बोलते हैं हम उसे,
बट पावर का मतलब यही है कि कोई भी मटेरियल है, अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और उसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी खपत हो रही है उसमें शक्ति की, उस करंट को फ्लो करने से उस मटेरियल में कितनी खपत हो रही है, उसे ही हम एब्जॉर्ब्ड पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या फिर उसे बोला जाता है I²R से या V²/R से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है एक इंडक्टर की। इंडक्टर मतलब कि एक कंडक्टिंग मटेरियल, एक है कंडक्टिंग मटेरियल जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को इस कर्वनुमा शेप में बदल दिया, किसी भी फाइनाइट लेंथ के वायर को अगर हमने ट्विस्ट करके कॉइल जैसा शेप बना दिया, तो वो एक सिंपल इंडक्टर बन जाता है। अब इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो करंट के फ्लो होने की वजह से एक उस करंट की डायरेक्शन भी होगी। तो जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी बताती है वो मटेरियल की ये कहती है कि वो इस करंट के फ्लो को, करंट के मैग्नीट्यूड को और करंट के डायरेक्शन को अपोज करती है अपने अंदर से फ्लो होने में। तो उसी को ही हम इंडक्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट होती है हेनरी और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा, इस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो अगर हमने इस करंट के, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया या उसके मैग्नीट्यूड को, मतलब जो करंट का मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, आयात है, उसको अगर बदल दिया, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही एक वोल्टेज इस कॉइल के चारों तरफ इंड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी करंट के फ्लो की, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। और इसी फील्ड के चेंज होने की वजह से एक वोल्टेज कॉइल के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V = L di/dt। जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसकी रेट पे डिपेंड करेगा। हमारा रजिस्टर लीनियर क्वांटिटी होता है जो कि डायरेक्टली I और V पे डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा इंडक्टर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से बदल रहा है, उसकी वजह से वोल्टेज जनरेट होगा। अब इंडक्टर कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो वही पावर के एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है P = V × I की जगह हम रखेंगे V की जगह हम रखेंगे L di/dt, तो हमें पावर मिल जाएगी वॉट्स में। अब इसको हम पावर को, जो कि हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में आ रहा है, इसको हम एनर्जी की, ऊर्जा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी क्या होती है, कोई भी किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया गया काम ही हमारा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क = हो जाएगा, इस पावर को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t टाइम पीरियड के अंदर। 0 से t टाइम पीरियड के अंदर हमने जब इसे इंटीग्रेट किया तो वैल्यू आई हमारी, इसको हम p की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, dt से dt कैंसिल हो जाएगा और ये di को हम अब i को di के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है x²/2। उसी तरीके से i को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा I²/2। तो हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आएगी इंडक्टर की वजह से, उसका फॉर्मूला हो जाएगा Li²/2। तो किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी का खपत होगा, ऊर्जा का खपत कितनी होगी, वो डिपेंड करती है उसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट पे और उसके इंडक्टेंस की वैल्यू पे। तो अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है कि कैपेसिटर एक एलिमेंट होता है, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, जो कि ये बताता है कि उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कितनी है। कैपेबिलिटी को ही कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये एक एलिमेंट की, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की कैपेबिलिटी बताता है कि कितनी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर, एनर्जी दो तरीके से स्टोर की जा सकती है, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा होता है मैग्नेटिक एनर्जी। जो हमारा इंडक्टर होता है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, वहीं हमारा जो कैपेसिटर होता है वो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें चार्ज चाहिए होता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा कंडक्टिंग एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जो कि पैरेलल प्लेट से मिलके बना होता है। ये कैपेसिटर की सिंबल होता है C, जो कि दो प्लेट से मिलके बना होता है। एक होती है पॉजिटिव प्लेट और एक होती है नेगेटिव प्लेट। दोनों प्लेट्स d डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर होती है, सेपरेट होती है। प्लेट्स का एरिया रिप्रेजेंट किया जाता है A से, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो मटेरियल फिल करते हैं, मटेरियल फिल करते हैं, उसकी परमिटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से। इन तीनों की वजह से इन तीनों को मिला के जो वैल्यू आती है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, जो कि ये बताती है कैपेसिटी बताती है इसकी, कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की। दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दोनों पे डिफरेंट पोलैरिटीज़ के, एक पे प्लस और एक पे माइनस के चार्जेस स्टोर होते हैं। कैपेसिटेंस को हम कैसे मेजर करते हैं कि पर यूनिट वोल्टेज के अंदर कितना चार्ज स्टोर किया गया है, उसे ही हम कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, क्योंकि अकॉर्डिंग इट वाज गिवन ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है F से। कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया गया है और उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट किया गया है, और दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हम कह सकते हैं कि Q कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा Q/V। मतलब कि कितना चार्ज उसकी प्लेट्स पे प्रेजेंट है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, इन्हीं दोनों के रेशो से हम कैपेसिटेंस को फाइंड करते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से Q इक्वल्स टू CV। अब हमें पता है कि करंट क्या होता है। करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कि टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज कैसे बदल रहा है। चार्ज का मूवमेंट ही धारा का, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट कहलाया जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट। जब हम इसके अंदर Q की जगह हम C इंटू V रखेंगे तो हमारा I का फॉर्मूला बन जाएगा C dV/dt। तो I इसके अंदर लीनियरली ना दिखा के हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। I इज इक्वल्स टू C dV/dt। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर एब्जॉर्ब कितनी होगी कैपेसिटर के द्वारा, तो पावर को वही हम V इंटू आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह हमने रखा C dV/dt। तो एनर्जी पावर का फॉर्मूला आ गया V इंटू C इंटू dV/dt। अब एनर्जी कितनी स्टोर की जा रही है कैपेसिटर से, तो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं W, वर्क डन कितना हुआ, 0 से T टाइम पीरियड के अंदर कितनी पावर की खपत हुई। तो पावर को रखा हमने यहाँ से V इंटू C इंटू dV/dt, dt से dt कैंसिल, और हम अब C कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। V को हम इंटीग्रेट करेंगे इन अ टाइम पीरियड, तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास V²/2, और हमें वर्क एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी स्टोर्ड आ गई, फॉर्मूला 12CV²। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटेंस की वैल्यू और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड ऑन दिस बिटवीन दीज प्लेट्स, उन्हीं दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करता हुआ हमें बताता है कि वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई है। एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को कितना स्टोर किया है, वो कैपेसिटेंस हमें रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस की स्टडी करेंगे।